अवध ओझा साहब, सीमांचल जो है ना, इस पे बड़ी नज़र है। ये भी मैं कहूँगा ये पूरा इलाका बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ देखना ये होगा कि पिछली बार की तरह वैसे ही कुछ कर पाते हैं या इस बार पूरा जो गोलबंदी है वो महागठबंधन की तरफ रहती है। ओवैसी साहब ने धुन तो बड़ी प्यारी छेड़ी है। उन्होंने कहा मैं हैदराबाद से ऐसे ही नहीं आया हूँ तेजस्वी यादव, मैं तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठने दूंगा अगर तुम 17% पॉपुलेशन को मंत्रालय नहीं दोगे तो। अब तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, अब कोई मुसलमान सीएम बनेगा। तो भावनात्मक खेल तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि सीमांचल में अगर वो अच्छा खासा वोट काटते हैं तो आरजेडी को नुकसान हो जाएगा। देखिए इस बार ऐसा लग नहीं रहा। मधुरेन बता पाएंगे? मधुरेन, पिछली बार लोगों को लगा कि साहब हमने इनको खाली वोट दिया, नहीं पैटर्न चेंज हो गया ना। देखिए पिछला बार का भइल कि सीमांचल में वोट जे बा वो आईएम के मिलल, ओवैसी साहब के पार्टी के मिलल, 5 विधायक भी जीत गई, ये और बात बाकी 4 भाग के आरजेडी चल गई। लेकिन 10 से 15 सीट पर जो डेंट पहुंचेलक उससे आरजेडी के नंबर डाउन हो गई। ओकरा से सीख ले, चूंकि वहाँ सरकार बन गई नीतीश बाबू के एनडीए अलायंस के, तो ओकरा से सीख लेते हुए देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी बा वो यूपी में पोलराइज होके सपा के वोट कैलक कि अब ओवैसी के वोट नहीं खे देवे के, ये नुकसान हो रहा बा। अब बिहार के में सीमांचल में क्या वो रिपीट हो रहा बा या फिर जो सीख लोग ले ले बा ओकरा हिसाब से वोटिंग पैटर्न हो, ये काफी कुछ डिसाइड करी। अब देखिए ना, वो हैदराबाद से निकल के सीमांचल में आके वोट मांग रहे हैं और किस आधार पर? तो साहब कल्ट तो है ही ना। जो शब्द तेजस्वी इस्तेमाल किए उनके लिए, हाँ, उस शब्द को खेल गए, वो खेल गए चरमपंथी। तो मतलब कल्ट तो है ना उस व्यक्ति में, कल्ट तो है, भीड़ को तो अपनी ओर आकर्षित कर ही रहा है ना। नो डाउट, हाँ नो डाउट। नॉलेज के साथ जैसे 2 चीजें होती है, एक आदमी अच्छा वक्ता होता है, एक आदमी के पास एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छी है। मतलब मैं ओवैसी साहब को मानता हूं कि मैं चाहे उनको पॉडकास्ट देख लूं या वो किसी टीवी में हैं बैठे हुए हैं या वो राजनीतिक रैलियां, उनके साथ बोलने के साथ साथ जो एविडेंशियल चीजें हैं, जब वो किसी चीज का एविडेंस पेश करते हैं तो बहुत शानदार पेश करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। उससे जो और कनेक्ट करते हैं लोगों से, ऐसा नहीं कि वो नहीं कनेक्ट कर पाते कि कोई बहुत बर्नौलीज थ्योरम बता के चले गए और आम जनता देखती रहेगी। वो एकदम जन सामान्य की बातें करते हैं और जन सामान्य के शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आप भाषण के शैली की बात करनी है, चरमपंथी शब्द पर जो तेजस्वी यादव के मंच से सीधे ललकारते हुए, और बात वही ना रुकल, तुम्हारे बाप की औकात, ये शब्द के जो प्रयोग बा ओकर मायने बहुत गंभीर बा। बिल्कुल। और वैसे भी देखिए जो विपक्षी पार्टियां वो चाहती है कि सीमांचल में थोड़ा बहुत वोट इधर उधर हो जाए। मतलब वो तो चाहते ही हैं जितना ज्यादा वैसी वोट ले जाएंगे उतना कम महागठबंधन को मिलेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एनडीए अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं के खेलत तो पीछे ये कारण बा कि जेडीयू के भी मुसलमान के वोट मिले और एआईएम के भी मुसलमान के वोट मिले, यानी मुस्लिम वोट बटे। अब रघुनाथपुर में, सिवान के रघुनाथपुर में देख लीजिए ना, वहां भी तो ये प्रयास किया ही गया है। बिहार के चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है मोकामा विधानसभा सीट, जहां आज मतदान पूरा हो गया। इस सीट पे 2 बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की सियासी भिड़ंत का नतीजा क्या निकलेगा ये 14 नवंबर को पता लगेगा। दुलार चंद यादव की हत्या से बदले राजनीतिक समीकरण में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मोकामा किसे अपना माननीय बनाता है। अब सब मोकामा में जो आपने अभी अनंत सिंह की बात की, अनंत सिंह बनाम सूरजभान, दुलार चंद यादव की हत्या हो चुकी है, अनंत सिंह जेल जा चुके हैं, यानी ये पूरा सिनेरियो इस समय है। अब इंतजार हमें 14 नवंबर को करना पड़ेगा कि मोकामा की जनता का फैसला क्या है। लेकिन उनका जेल जाना भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। इस चुनाव में 2 आदमी बड़े टेंशन में आए होंगे, एक वो दिलजीत दोसांझ क्या नाम है, और एक हमारे ख्याल से ध्रुव राठी, क्योंकि इन लोगों का जो स्टेटस है रील की दुनिया में उसको आनंद सिंह ने टक्कर दे दी। मतलब ये 2 आदमी इतनी जबरदस्त टेंशन में आए होंगे कि कौन आदमी है भाई जो देखो, और वो बंदा कुछ भी बोल दे रहा है, पत्रकारों का ही मजाक है, पगला कहीं का कुछ भी पोस्टा है, तो डंडा लेके घूमने लगे, लेकिन कोई उस आदमी की बात का बुरा नहीं मान रहा है। अब वो चुनाव जीते हारे वो तो पब्लिक जाने, लेकिन रील की दुनिया के तो वो बादशाह बन चुके हैं। पता नहीं उन्हें इस बात का एहसास है कि नहीं है, लेकिन वो रील की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। जहां तक खूब एहसास होगा तभी तो बात, और क्या, एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे थे वो, बिल्कुल खूब एहसास होगा। जो पब्लिसिटी नीतीश कुमार के नाम मिलल उससे ज्यादा पब्लिसिटी आनंद सिंह ले गई। लेकिन एक जो बात है ना, जो हम कहते हैं, और सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं कि राजनीति से बाहुबली अपराधियों का अंत होना चाहिए। राजनीति अच्छे लोगों की जगह होनी चाहिए, बिकॉज इन राजनेता के भरोसे हमारे देश की नीतियां
तय होती हैं, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, ये हमारे लिए, हमारे भारत में के बेटरमेंट के लिए कानून बनाते हैं या पॉलिसी बनाते हैं। अब जब वहाँ लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा इस देश का, सोचिए। मतलब लॉ ब्रेकर जो है वो लॉ मेकर बनने जा रहा है। यूएस और यूएसएसआर कोल्ड वॉर में थे। यूएसएसआर के जितने प्रेसिडेंट रहे लेनिन के बाद से, स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचोव, बोरिस येल्त्सिन, इन सब लोगों ने भावुकता में पॉलिसियां बनाई और 1990 में यूएसएसआर खत्म हो गया। लेकिन यूएस, जबकि यूएसएसआर रूस का एक पुराना इतिहास है, यूएस तो 13 स्लम एरियाओं से पैदा हुआ देश है। मतलब ये सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 18th सेंचुरी में जब अमेरिका पैदा हुआ तो 13 झोपड़पट्टियां, स्लम एरिया। 18th सेंचुरी में स्लम एरिया एक नेशन बनता है, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर बनता है। वो ब्रिटेन को पैसा दे रहा उधार, फ्रांस को उधार दे रहा है, और 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एकदम नेता बनकर उभर रहे हैं अमेरिकन, और 21st सेंचुरी में सुपर पावर। मतलब कहानी कहां से शुरू हुई? स्लम एरिया से, और कहानी पहुंची कहां? सुपर पावर। उसमें रोल किसका है? उनके प्रेसिडेंट्स का, बिल्कुल उनकी पॉलिसीज का, उनकी पॉलिसीज का। मतलब उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं वो सीधे फोकस्ड हैं। कॉटन चेन रिएक्शन, पब्लिक ने कहा मतलब, अरे बोले इकॉनमी, टेक्सटाइल, कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हर आदमी पहनता है। कॉटन चेन रिएक्शन ने अमेरिका की पूरी कपड़े की बाजार और यूरोप के पूरे कपड़े की बाजार अपने हाथ में कर ली। हमारे यहां अगर हम किसी से बात करें, आमतौर पर मैं तो अपने गांव के बुजुर्गों को ज्यादा अच्छा मानता हूं, जिनको ये पता है कि रशिया और यूक्रेन का झगड़ा क्यों चल रहा है। आज के बहुत सारे युवाओं से अगर वो पूछ ले तो बोलेगा सॉरी आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। अरे भैया नहीं, बहुत सारे युवा तो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनको मतलब ही नहीं, कहते क्या फर्क पड़ता है। मैं आ रहा था ये धौला कुआं से, कॉमनवेल्थ के टाइम में बड़ी अच्छी अच्छी बसें चली थी, उसमें एक रेड कलर की बस थी, फुल एसी बस। तो मैं रात में आ रहा था, उस वक्त मैं चाणक्य में क्लास लेता था। तो एक लड़का था, हम 3-4 लोग बस में थे, एक लड़का था वो पेन लिए हुआ था, वो पेन सीट में डाल के ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ये कर रहा है? कह रहा देख रहा हूं इसमें क्या है। अबे मैंने कहा यहां डाल, यहां देख क्या है, यहां तो मैं बता ही दूंगा क्या है इसके अंदर। जो जनरेशन, आप देखो जब मूवी चलती है फिल्म हॉल में, तो जैसे ही इंटरमिशन होता है वो कुछ ना कुछ ऐड वगैरह चला देते हैं। अगर वो इंटरमिशन में कुछ ना चलाएं तो आधे ज्यादा लोग सीट ही उखाड़ लेंगे, खाली बैठे। तो एक जो सिविक सेंस की बात है, एक जो विजडम की बात है, एक जो विट की बात है, और उसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं। दोष है एजुकेशन सिस्टम का, इनके ऊपर बोझ डाल दिया। इनके माँ बापों ने इनसे कहा होगा 90% से नीचे आया तो डोंट कम इनसाइड। तो मैं सौभाग्यशाली रहा, मेरे पिताजी ने जब 12th का रिजल्ट आया तो उनसे पूछे, हम भी आए नाश्ते खाते, बोले और पास हो गया क्या? हम कहा यार सप्लीमेंट्री आ गई केमिस्ट्री में। बोले ज़्यादा नंबर है? अरे मैंने कहा ज़्यादा नहीं है, कम है, दोबारा देना पड़ा। बोले टॉप कर जाओगे, कोई बात नहीं। हमसे पूछा ही नहीं कभी उन्होंने परसेंटेज क्या है, ये क्या। लेकिन मैंने अपने क्लासमेटों को देखा था कि वो इस बात के टेंशन में रहते थे कि अगर 90% से मेरे नीचे आएगा तो घर वाले हमें निकाल देंगे, यहां एडमिशन नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, फैमिली प्रेशर। तो हमें क्या करना है, जब तक हमारी सोसाइटी, हमारा समाज विजडम परसेंटेज की ज्यादा होनी चाहिए, सोचने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, विचार करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, भागीदारी ज्यादा। लेकिन ये जो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो AI जनरेशन आगे बढ़ रही है, ये भारत को बदलेगी।